हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकार जॉब न्यूज़ में। सबसे पहले इस करंट अफेयर्स वीडियो में देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है जिन पर चर्चा होने वाली है आगे। तो किस देश ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करके 15 साल कैद की सजा का कानून बना दिया है? इंपॉर्टेंट बात है। यूनाइटेड नेशंस ने भारत की गीता सभरवाल को किस देश में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तीरंदाजी विश्व कप चल रहा है, कई देशों में चल रहा है अलग अलग, तो अभी चाइना में चल रहा है। तो वहाँ पर किस खिलाड़ी ने, भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल की हैट्रिक बना ली है? 60 वर्ष की महिला चुनी गई है मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स, तो वो जीत गई हैं। इनके बारे में बात करेंगे और भी कई टॉपिक है, कई क्वेश्चन है, सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं और पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, किस देश ने समलैंगिक संबंधों को अप्रैल 2024 में अपराध घोषित करके 10 से 15 साल की कैद की सजा का कानूनी प्रावधान किया है? आंसर का इसका इराक। क्या है आंसर? इराक। और द हिंदू ने काफ़ी डिटेल में इस पर आर्टिकल भी प्रकाशित किया है। तो ये कब की घटना है, कब कानून पास हुआ है? तो 27 अप्रैल को अभी हाल ही में ये पास किया गया है और इसके ज़रिए सेम सेक्स रिलेशन को क्राइम घोषित कर दिया गया है। देखिए, इराक में इससे पहले तमाम जो सेम सेक्स रिलेशन थे उसके लिए कोई अलग से कानून नहीं था। उसको प्रोस्टिट्यूशन जो कानून था उसी के तहत मौत की सज़ा तक सुना दी जाती थी, मौत की सज़ा दे दी जाती थी। उस कानून को 1980 में लागू किया गया था। उसके बाद अमेरिका और कई देश जो है ना उसमें बदलाव की बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे देशों के नागरिक भी जो समलैंगिक है वो अलग अलग देशों में जाते रहते हैं, तो उनको भी आपत्ति थी। तो अब क्या हुआ है कि नया कानून वो बना दिया गया है और द हिंदू के अनुसार ये जो कानून है उसमें इराक में अब समलैंगिक संबंध बनाने वालों को 10 से लेकर 15 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर को भी 3 साल तक के जेल की सज़ा सुनाई जा सकती है, ये बातें की गई। तो इससे इस सब डिटेल में बात करते हैं, उससे पहले एक बार देख लेते हैं इराक के बारे में, उसके बारे में समझ लेते हैं, मैप के ज़रिए देखते हैं। तो ये रहा अपना प्यारा भारत और अब चलते हैं पश्चिम एशिया की ओर। पश्चिम एशिया में है इराक और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये है इराक, ठीक है। इसकी राजधानी बगदाद है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो है, उनका नाम है मोहम्मद शिया अल सुदानी। यहाँ पर मुद्रा है वो इराकी दिनार है। और इसके पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो इधर ईरान हो गया, इधर तुर्की हो गया, ये है सीरिया, ओके, ये वाला जो है सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ पर कुवैत है और ये जॉर्डन है, ठीक है। इसकी समुद्री सीमा लगती है ये फारस की खाड़ी से, यानी गल्फ ऑफ पर्सिया, पर या कहें पर्सियन गल्फ, ठीक है, उससे लगती है इसकी सीमा। तो अभी यहीं पर ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है कि वहाँ पर अब कानून बना दिया गया है और उस कानून में क्या है? उस कानून में यही है कि 10 से 15 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। समलैंगिक संबंध बनाने वाले जो लोग हैं उनको, ट्रांसजेंडर, उनको भी 3 साल तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। ट्रांसजेंडर किनको कहते हैं? जो लोग अपना जो सेक्स चेंज करवा लेते हैं, यानी लिंग चेंज, परिवर्तन करवा लेते हैं, वो लोग कहे जाते हैं ट्रांसजेंडर। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये दो मुख्य तौर पर, ठीक है। इस कानून में कुछ और भी प्रावधान किए गए हैं कि अब समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले और लिंग परिवर्तन की सर्जरी करने वाले डॉक्टर को भी जेल में डाला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये भी बात है कि जानबूझकर महिलाओं की तरह बर्ताव करने वाले पुरुष और पत्नी की अदला बदली के मामले में भी नए कानून के तहत जेल की सज़ा हो सकती है, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर सेम सेक्स रिलेशन को कोई बढ़ावा दे रहा है, कोई ऐसा मैसेज दे रहा है, तो उसको 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो ये जब कानून बना है तो उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा है कि ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है इस कानून को लेकर, और यूरोपीय यूनियन ने भी इसका विरोध जताया है। इराक से कहा है कि ये गलत कानून आपने बनाया है, ठीक है। अमेरिका का कहना है, अमेरिका के विदेश मंत्रालय का, कि ये जो कानून है वो मानवाधिकारों को, उससे खतरा है और इससे इराक की जो अर्थव्यवस्था है और विदेशी निवेश है उस पर भी असर पड़ेगा। वहीं ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री हैं डेविड कैमरून, तो उन्होंने इस कानून को खतरनाक और चिंताजनक बताया, ठीक है। ये कहा कि किसी की पहचान के आधार पर किसी को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। तो इस पूरे मसले पर, चूँकि ये इराक है, यहाँ पर
तो यहाँ LGBTQ यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, तो इन सब पर खतरा हो गया है। अब ये देख लेते हैं, ये जो इशू है वो काफ़ी चर्चा में रहा है, सेम सेक्स रिलेशन या मैरिज, इन सब की बातों को लेकर। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों का कुछ वक्त, काफ़ी वक्त हो गया, कई महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेम सेक्स रिलेशन को कानूनी मान्यता तो दे दी थी, हालांकि मैरिज को लेकर मना कर दिया था। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि किन देशों में समलैंगिक शादी जो है वो मान्य है। तो ये सारे देश हैं, ये देख रहे हैं, अमेरिका, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। फ्रांस में जो प्राइम मिनिस्टर है ना, राष्ट्रपति के बाद प्राइम मिनिस्टर होते हैं फ्रांस में भी, उनका नाम है गैब्रियल अटल, वो खुद को गे बताते हैं। ठीक है, तो ये जर्मनी भी है। नेपाल भी कहिए इनको। नेपाल में नवंबर 2023 में, यानी पिछले साल ही, सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर्ड कराया गया था, वहाँ पर किया गया था, और दक्षिण एशिया का ऐसा पहला देश बना था वो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इससे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी डिबेट होता है इस पर और बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जाते हैं अखबारों में, हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में। अभी देख लेते हैं कहाँ पर अपराध नहीं है। जैसे भारत में अपराध नहीं है, भारत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर समलैंगिकता को अपराध से मुक्त कर दिया गया था, पहले ये अपराध हुआ करता था। चीन में भी ये अपराध नहीं है। श्रीलंका में तो मई 2023 में इसको अपराध से मुक्त कर दिया गया था श्रीलंका में। ब्रिटेन, नेपाल, रूस, यहाँ पर अपराध नहीं है समलैंगिकता। ठीक है, किन देशों में समलैंगिकता के मामले में मौत की सज़ा हो सकती है? तो ये देश हैं, कौन कौन? पाकिस्तान, ईरान, युगांडा, यमन, सऊदी अरब और सोमालिया। तो यहाँ पर मौत की सज़ा हो सकती है। हालांकि इस लिस्ट में इराक भी था, क्योंकि वो वेश्यावृत्ति के कानून के तहत फांसी की सज़ा दे दिया करता था सेम सेक्स रिलेशन के मामले में, लेकिन अब उसने कैद की सज़ा का प्रावधान रखा है। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा है, मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर बात करते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं, अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स यहाँ आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है सीखने का। हमारा ऐप है सरकारी जॉब न्यूज़ का, वहाँ पर 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है और दूसरा है ISPCS मेंबरशिप प्लान। तो बेसिक मेंबरशिप प्लान करंट अफेयर दोनों, मतलब दोनों जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। बेसिक मेंबरशिप प्लान है SSC, स्टेट SSC, पुलिस, रेलवे, क्लर्क, टीचर, इन सब के लेवल का, और ISPCS का नाम देख ही रहे हैं। तो इसके ज़रिए करंट अफेयर्स की आपकी तैयारी शानदार हो सकती है। इसके ज़रिए हमारा जो ऐप है सरकारी जॉब न्यूज़ ऐप, तो वहाँ मेंबरशिप लेकर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं करंट अफेयर्स का, पिछले 2 साल के और अगले 1 साल तक के। और वो PDF आपको होता है डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। वो भी 3 तरह के होते हैं, 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है, साथ में टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का जो लगातार होता है इसी तरीके से, और वीडियो भी मिलते हैं। तो देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मेंबरशिप प्लान के लिए ऐप का लिंक है। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि RPF, SI और कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन जो तैयारी है उसके लिए हम लोग ने कोर्स लॉन्च कर दिया है। 1 मई से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगे ऐप पर, सरकारी जॉब न्यूज़ ऐप पर। तो अगर आपकी दिलचस्पी इस एग्जामिनेशन में है तो सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर जरूर जाइए, वहाँ पर डेमो क्लास अवेलेबल है, आप देखिए। आपके लिए मतलब बेहतर ये मौका हो सकता है करंट अफेयर्स की और तमाम जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उन सब के लिए। मतलब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर यहाँ पर है, और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उस सिलेबस में वो सब आपको कवर करवाया जाएगा। 400 प्लस ये क्लासेस होंगी और प्राइस मात्र 150 रुपया है, और 5 मई के बाद ये 300 रुपया हो जाएगा। तो आपके लिए मौका है, ऐप पर देख सकते हैं आप, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर होगा इशाक डार। क्या नाम है? इशाक डार। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में। तो उनको पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, तो उन्होंने नियुक्त किया है इशाक डार को उप प्रधानमंत्री। इससे पहले वो विदेश मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। मूलतः वो कश्मीरी मूल के हैं। ठीक है, और जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। और ये भी बताया जाता है, कुछ खबरों में देखा कि ये
नवाज शरीफ के दामाद हैं, ठीक है। इससे पहले वो 4 बार वित्त मंत्री भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, ओके। तो इस फैसले से ये माना जाता है कि पाकिस्तान में अभी नवाज शरीफ काफ़ी प्रभावशाली हैं, ओके। पाकिस्तान को मैप में भी देख लीजिए, प्यारा भारत है और हमारा पड़ोसी ये है पाकिस्तान, रेड कलर में। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी, राजधानी है इस्लामाबाद। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने भारत की गीता सभरवाल को किस देश में यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? आंसर का इंडोनेशिया, ठीक है। और ये यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर भी आप देख रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, तो उन्होंने रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त किया है इंडोनेशिया के। ये रहा फोटोग्राफ इनका, क्या नाम है? गीता सभरवाल। इससे पहले ये थाईलैंड में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रही थी। इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका में भी काफ़ी वक्त काम किया है। कई देशों में उनका अनुभव है, करीब 30 साल का अनुभव है, ठीक है। और अब वो रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर बना दी गई है इंडोनेशिया की। रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या होता है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र का एक पद होता है जो कि संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष, मतलब वो विशेष देश में अपने जो कार्यक्रम है, परियोजनाएं हैं, उन सब को कोऑर्डिनेट करने, उनको मैनेज करने, उसका काम करने का जिम्मा ये रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के पास होता है, ठीक है। अलग अलग देशों में नियुक्त किए जाते हैं। भारत की है इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे देशों में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन चूंकि इंडिया का मामला है, भारत की है, इंडोनेशिया में तैनात हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक है। इंडोनेशिया को देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ डिटेल भी मैंने यहाँ पर दे दिया जो आप देख रहे हैं। वैसे पीडीएफ में पूरा है, पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो आप जाइए ऐप पर, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इंडोनेशिया को देख लेते हैं, इंडोनेशिया कहाँ पर है। तो एक बार मैं चलता हूँ इंडोनेशिया की ओर। ये रहा अपना प्यारा भारत, और अब इंडोनेशिया को देखते हैं। इंडोनेशिया बहुत सारे द्वीपों का एक देश है, ये इतने सारे द्वीपों का देश है, बहुत सारे। इसकी राजधानी जकार्ता है। प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। मुद्रा है यहाँ की इंडोनेशियन रुपया, क्या है? रुपया नहीं, रुपया। आबादी लगभग 28 करोड़ के आसपास है, ठीक है। अब आप बताइए कि जकार्ता को हटाकर एक नई राजधानी बनाई जा रही है इंडोनेशिया की, उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तीरंदाजी वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाई है? लगातार तीसरी बार उसने गोल्ड मेडल जीता है। आंसर का इसका क्या? ज्योति सुरेखा वेन्नम, ठीक है, ज्योति सुरेखा वेन्नम। तो इन्होंने ये शानदार हैट्रिक बनाई है, ठीक है। तो देखिए, अभी क्या है कि तीरंदाजी यानी आर्ची वर्ल्ड कप जो है ना, उसका स्टेज 1 चल रहा है। तो उसमें एक गोल्ड मेडल की हैट्रिक बना दी उन्होंने कंपाउंड टीम, मिश्रित टीम और व्यक्तिगत, मतलब इन तीनों में गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है। तो ये खास बात है। तीरंदाजी जो वर्ल्ड कप है वो कई चरणों में होता है, इसके अलग अलग चरण हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, अभी ये चाइना में चल रहा है 23 से 28 अप्रैल, फिर उसका साउथ कोरिया में होना है 21 से 26 मई, उसका फिर तुर्की में होगा 18 से 23 जून तक, और इसका फाइनल होगा फिर वो मैक्सिको में होना है। और उन सब में अलग अलग गोल्ड मेडल भी मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें अभी ये वाला जो है ना, उसमें हैट्रिक लगा दिया है। किसने लगाया हैट्रिक? नाम क्या है? तो उसका नाम है ज्योति सुरेखा वेन्नम। फोटोग्राफ ये रहा, दिखा दूं मैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय मनोविश्लेषण के जनक और किस खेल के महान खिलाड़ी सुधीर कक्कर का निधन हो गया 22 अप्रैल 2024 को? आंसर का टेबल टेनिस, ठीक है। क्या है? टेबल टेनिस के वो खिलाड़ी थे। 22 अप्रैल को उनका निधन हो गया। 85 ईयर के थे। सांस्कृतिक मनोविज्ञान, धर्म के मनोविज्ञान, उसके क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी कुछ उपन्यास लिखे थे, किताबें लिखी थी, ठीक है। तो मनोविश्लेषण और रहस्यवाद के बीच में जो संबंध है उस पर काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा था, इसलिए इनको क्या माना जाता है? माना जाता है भारतीय मनोविश्लेषण के जनक, ठीक है। तो तमाम अखबारों ने इनके जो न्यूज़ है उसमें यही से संबोधित किया है, इसी से।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा रिकमेंडेड मेनिनजाइटिस रोग के लिए एक नया वैक्सीन, उसका नाम है मैन 5CV, उसको शुरू करने वाला मतलब पहला देश कौन बन गया है? आंसर का नाइजीरिया। नाइजीरिया में इसको उपयोग में लाया जा रहा है, ऐसा वो पहला देश है। और न्यूज़ देख रहे हैं आप, और WHO की वेबसाइट के पे ही आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मेनिनजाइटिस के खिलाफ 5-in-1 वैक्सीन है, मतलब एक ही टीका जो है ना वो मेनिनजाइटिस के जो बीमारी का कारक है बैक्टीरिया, 5 प्रकार के बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया का नाम है मेनिनगोकोकस, तो उन सभी से बचाता है ये इस टीके की वजह से, इसलिए इसको 5-in-1 टीका कहा जा रहा है। और इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है, मतलब तो गावी जो है ना, जो एक अलायंस है, उसी के द्वारा इसको इस वैक्सीन को बनाने के लिए जो फाइनेंस वगैरह दिया गया है, कई टीम ने मिलकर बनाया है। गावी में भारत भी एक फंड देता है गावी को। गावी के जरिए क्या होता है कि पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन बनाया जाता है, वैक्सीन की खोज की जाती है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका काम है ये कि गरीब देशों में वैक्सीन की पहुंच को मजबूत करना, ठीक है। पूरा नाम है गावी का ग्लोबल वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन अलायंस, ठीक है। तो भारत भी इसका सदस्य है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में और मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं गावी के बारे में, तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि जब कोविड-19 आया था उस समय भी गावी ने काफ़ी मदद की थी बहुत सारे गरीब देशों में, ठीक है। यहाँ हम नाइजीरिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पर प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है और डाउन टू अर्थ जो वेबसाइट है उसके अनुसार नाइजीरिया में मेनिनजाइटिस का प्रकोप 2023 में शुरू हुआ था, मार्च 2024 तक चला था, अक्टूबर से 24 तक। तो कहाँ पर है ये नाइजीरिया? तो हम देख रहे हैं ये पूरा अफ्रीका है और उसमें ये है नाइजीरिया, ठीक है। तो यहीं पर प्रकोप आया और बहुत सारी मौतें हुई थी, करीब 150 से ज़्यादा। तो यहाँ पर ये अभियान चलाया जा रहा है मेनिनजाइटिस के खिलाफ टीका लगाने के लिए, ओके। मेनिनजाइटिस में क्या होता है? बुखार होता है और ब्रेन और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों जो है ना वो सूज जाती हैं, उसकी वजह से डेथ तक हो जाती है, ओके। तो ये महत्वपूर्ण बात है। नाइजीरिया की बात कर लें जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर है गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है। इसकी सीमा कहाँ कहाँ लगती है? तो ये है बेनिन, ठीक है, ये बेनिन हो गया। इधर ये है नाइजर, ये नाइजीरिया है, ठीक है। ये अंतर आप समझ लेना, ये है नाइजीरिया और इधर है नाइजर, ठीक है। इस तरफ है चाड और यहाँ है कैमरून, ठीक है। तो इसके बाकी पड़ोसी देश ये सब रहे। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा। यहाँ के प्रेसिडेंट है बोला अहमद टिनुबू। क्या नाम है? बोला अहमद टिनुबू। और यहाँ की करेंसी क्या है? नाइजीरियाई नायरा, नाइजीरियाई नायरा। आगे बढ़ते हैं और हाँ, कुछ चीज़ें तो यहाँ पर लिखी हुई हैं आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस देश के पूर्व क्रिकेटर बिस्मा मारूफ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आंसर होगा पाकिस्तान, ठीक है। बिस्मा मारूफ, ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, तो उन्होंने 25 अप्रैल को इसकी जानकारी दी है। इंटरनेशनल क्रिकेट का उनका 17 साल का करियर रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डांस डे। आंसर होगा 29 अप्रैल को, ठीक है। डांस के जश्न के लिए यह दिवस आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 अप्रैल को। कब? 30 अप्रैल को। इस दिन का उद्देश्य यही है कि सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधा का जो महत्व है उस पर प्रकाश डालना, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। आयुष्मान भारत योजना जो है वो पूरे भारत को, भारत की ज़्यादातर आबादी को, बहुत सारी आबादी को 5 लाख रुपए तक की बीमा राशि का कवर देता है। एक पेपरलेस और कैशलेस योजना है। कब शुरू हुई थी ये योजना? 2018 में इसको शुरू किया गया था और दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी जो फंडेड ये स्वास्थ्य बीमा योजना
कही जा रही है। अब 50 करोड़ से अधिक लोगों को ये उपचार इसके ज़रिए पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पहली बार 60 वर्षीय महिला ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स प्रतियोगिता 2024 जीती है, उनका नाम बताएं। काफ़ी चर्चा है इनके बारे में। आंसर का इसका एलेजांद्रा मारिस रोड्रिग्ज, तो ये नाम है इनका और ये रहा इनका फोटोग्राफ, ठीक है। और न्यूज़ भी दिखा देना चाहता हूँ, ये न्यूज़ है इसका। तो ये इन्होंने जीता है। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब है, क्या ये मिस यूनिवर्स जीत लिया है इन्होंने? नहीं, ये ब्यूनस आयर्स ये कहाँ है? ये है अर्जेंटीना की राजधानी। तो वहाँ पर ये जीत हासिल हुई है उस राजधानी में। अब क्या है, अब अगला स्टेप है अर्जेंटीना मिस यूनिवर्स अर्जेंटीना का चुनाव होना है, तो उसमें ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब चूँकि 60 ईयर की एक लेडी जो है वो मिस यूनिवर्स जो कंपटीशन है उसमें एक मुकाम तक पहुंची है, फाइनल तो आगे आने वाले वक्त में होगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन हो जाता है और काफ़ी चर्चा है तमाम अखबारों में, ठीक है। तो ये कानूनी सलाहकार भी रह चुकी हैं, अस्पताल की वकील हैं और इस तरीके से इनको ये चुना गया है। तो अब ये मिस यूनिवर्स 2024 में अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, यानी वहाँ के ढेर सारे जो वुमेन है उन सब के बीच में कंपटीशन होगा। उसका जो भी चुना जाएगा फिर वो मिस यूनिवर्स के फाइनल में, जो कि मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा सितंबर में, वहाँ पर चुनाव होगा, ठीक है। तो अब देखिए कि जो स्टूडियो टाइप जो सोच थी, रूढ़िवादिता थी, उन सब को तोड़कर 60 ईयर की उम्र में इन्होंने ये पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। पहले इस एज लिमिट जो है वो कम हुआ करती थी, उसका फिर बढ़ा कर दिया गया था 60 की उम्र की महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। फिर मिलते हैं ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।